वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप पिछले जो लेक्चर्स हैं वो आपने रीड किए होंगे और उनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको भी आपने देखा होगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स की हमारी बुक उसमें आप देख सकते हैं ये जो चैप्टर्स हैं, और सिलेबस को भी हम एमडीसी यूनिवर्सिटी के उससे डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले वाले चैप्टर्स में हमने कुछ मार्शल की अप्रोचेस के बारे में पढ़ा था। जो मार्शल की अप्रोचेस थी जो कार्डिनल अप्रोच के नाम से जानी जाती थी, उसमें मेनली जो बेसिकली हम जो स्टडी कर रहे थे वो यूटिलिटी की स्टडी कर रहे थे, यानी उपयोगिता की। तो उपयोगिता के बारे में हमारे दो कंसेप्ट थे, एक तो कार्डिनल अप्रोच और दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच मार्शल द्वारा प्रतिपादित थी, जो उन्होंने 1890 से अपनी पुस्तकों में विवेचन किया था, और वो ये कहते थे कि यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी उपयोगिता को आप मुद्रा में माप सकते हैं। ये जो उनकी अप्रोच थी दैट इज़ ए कार्डिनल अप्रोच थी, जिसे हम मुद्रा के रूप में माप सकते थे। और ये भी बताया गया था उस अप्रोच के माध्यम से कि जो व्यक्ति किसी वस्तु को पाने के लिए जितने मुद्रा देने के लिए तैयार होता है वो उस वस्तु की उपयोगिता होती है। सपोज़ अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और वो 10,000 रुपये किसी प्रोडक्ट के चुका सकते हैं, तो उसकी कीमत, क्योंकि हमें उसमें 10,000 रुपये तक की उपयोगिता नज़र आ रही है, तो हमने उपयोगिता को एक माप दे दिया, और वो माप दिया है हमने मुद्रा में। दैट वाज कार्डिनल अप्रोच। और वो ये कहती थी कि यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके बाद यूटिलिटी को मापने के लिए हमारे पास दूसरी अप्रोच होती है, जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच जिसमें हम इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस करते हैं। देखिए, ऑर्डिनल अप्रोच में ये कहा जाता है कि पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि ये किसने प्रतिपादित की थी। एक्चुअली इसको जो इट वाज ओरिजिनली कन्विंस्ड बाय F.Y. एजवर्थ इन 1881। देखिए, एजवर्थ ने सबसे पहले इस ऑर्डिनल अप्रोच को बताया था। इसके बाद कुछ इसको डेवलप्ड किया था विल्फ्रेडो पेरेटो ने। पेरेटो के बाद फिर स्लस्की आए, लेकिन इसका सबसे बढ़िया अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो उसका जो श्रेय जाता है वो हिक्स और एलन को जाता है, जिन्होंने वैल्यू एंड कैपिटल जो बुक थी उसमें इस अप्रोच के बारे में विस्तार से व्याख्या की थी सन 1939 में। इसके बाद उन्होंने इसको मॉडिफाई भी किया गया 1956 में। और ये जो कंज्यूमर बिहेवियर की अप्रोच थी, इसको हम इंडिफरेंस प्रेफरेंस एनालिसिस नाम से भी जानते हैं, जो सेटिस्फेक्शन यानी सेटिस्फेक्शन का प्रेफरेंस ऑर्डर होती है। चलिए आइए हम बात करते हैं कि आखिर ऑर्डिनल अप्रोच है क्या। देखिए, इस विचारधारा के जो लोग थे जो ऑर्डिनल अप्रोच को मानते थे, वो ये कहते थे कि Ordinalists believe that utility available from the consumption of a commodity are inherently measurable। वे मानते थे कि जब हम किसी वस्तु की जो उपयोगिता है, किसी को भी अगर मापते हैं तो इनहेरेंट इमेजरेबल होती है, उसको माप नहीं सकते। किसी वस्तु की उपयोगिता को हम माप नहीं सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है। उपयोगिता जो है वो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। किसी को उपयोगिता कम नज़र आती है और किसी को उपयोगिता ज़्यादा नज़र आती है, तो ये साइकोलॉजिकल पर हमारा बेस होता है। हाँ, कंज्यूमर सिर्फ ये एक्सप्रेस कर सकता है कि कौन सी वस्तु का कॉम्बिनेशन उसके लिए अच्छा है और कौन सा कॉम्बिनेशन उसके लिए ठीक नहीं है। तो जिसका सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होता है, हम उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो यानी ऑर्डिनल अप्रोच में ये कहा जाता है कि यूटिलिटी को हम मुद्रा में नहीं मापकर उसको उसकी संतुष्टि या उपयोगिता के आधार पर क्रम में विभाजित कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु का प्रोडक्ट हमारे लिए सही है
और तो फर्स्ट नंबर, उससे कम उपयोगी को सेकंड नंबर, और उससे कम उपयोगी को हम सिर्फ एक रैंक दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि इफ़ अ कंज्यूमर हैज़ एक्स और वाई गुड्स और कॉम्बिनेशंस ए बी सी एंड सो ऑन, मान लीजिए कि हमारे पास दो वस्तु हैं एक्स और वाई और उसके कई कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, तो ए बी सी डी, तो हम इन कॉम्बिनेशंस को अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल के आधार पर सिर्फ रैंक दे सकते हैं, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन और सी कॉम्बिनेशन। एक्चुअली होता ये इसलिए है क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे तो ऑर्डिनल अप्रोच में हमारे पास दो प्रोडक्ट दिए हुए होंगे एक्स और वाई, और ये दोनों प्रोडक्ट जो होंगे वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेंगे। और जब हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हमारी जो कंडीशन हो जाती है वो इनडिफरेंट हो जाती है, यानी उदासीन हो जाती है, जिसे हम न्यूट्रल कंडीशन कहते हैं। और इससे अगर कोई कर्व बनता है तो वो दैट इज़ इंडिफरेंस कर्व। इन समरी, सपोज़ कीजिए कि हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक चाय है और दूसरा कॉफ़ी है। मैं ऐसी सब्स्टिट्यूट गुड्स को ले रहा हूँ। अगर हमसे कोई ये कहे कि आप चाय पीना पसंद करेंगे या कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, तो हमारा जवाब दो कंडीशन में हो सकता है, या तो हाँ, या फिर हम ये कहेंगे कि हमें चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए, या हम कहेंगे दूसरा हमारा जवाब होगा कि कुछ भी चलेगा। इन दैट, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं कि कुछ भी चलेगा, इट मीन्स हम एक न्यूट्रल और इंडिफरेंस कंडीशन में हैं। न्यूट्रल और इंडिफरेंस कंडीशन में हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे लिए चाय और जो कॉफ़ी है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। इन केस अगर हमें सपोज़ कीजिए कि चाय अच्छी लगती है तो हम कॉफ़ी को अवॉइड करके चाय की तरफ चल जाएंगे, दैट इज़ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में हम चले जाएंगे। तो यदि अगर आप देखा जाए तो जो हमारी इंडिफरेंस पोजीशन है ये उसी की स्टडी है। सपोज़ कीजिए हमारे घर पे हम किसी चाय के होटल पर गए और हमने बोला कि चाय वाले ने हमसे पूछा कि चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे। इस सिचुएशन में हमारा जवाब होगा अगर कुछ भी, तो कुछ भी का मतलब ये होगा कि हम दोनों ही हमारे लिए ठीक है। लेकिन जैसे ही सेकंड पॉइंट, अगर चाय वाले ने आपसे ये बोल दिया कि चाय 5 रुपये की है और कॉफ़ी 10 रुपये की है, क्लियर है? तो जब आप ये सोचेंगे कि हमारा लेवल सेटिस्फेक्शन लेवल अगर बराबर है तो हम 5 रुपये के बजाय 10 रुपये की दूँ, हम 5 रुपये लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही प्राइस आ जाती है तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल अकॉर्डिंगली प्राइस हो जाता है, तो हम इंडिफरेंस कंडीशन से हटकर प्रेफरेंस कंडीशन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि कीमत के बारे में भी कुछ उल्लेख नहीं होगा वस्तु की कीमत के बारे में, क्योंकि अगर वस्तु की कीमत दे दी जाएगी तो हम इंडिफरेंस कंडीशन में नहीं रहेंगे। जैसे सपोज़ कीजिए कि वही चाय वाला बोलता है कि चाय और कीमत, कॉफ़ी की कीमत समान है, लेकिन चाय डिस्पोजल में आएगी और कॉफ़ी कुल्हड़ में आएगी। तो जाहिर है कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कुल्हड़ की तरफ अगर चल जाएगा तो कुल्हड़ आप लेंगे, या उसकी पैकेजिंग की तरफ आप चले गए तो आपने क्या करा, चाय को उस पैकेजिंग के आधार पर अवॉइड करा और आप इंडिफरेंस कंडीशन की बजाय आप प्रेफरेंस कंडीशन में चले गए। तो इस चैप्टर में ऐसी कोई क्वालिटी, प्रेफरेंस, पैकेजिंग और इन चीज़ों को नहीं दिया गया है जिससे कि एक कंज्यूमर किसी भी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर पाए। तो आप इस इंडिफरेंस कर्व का जो चैप्टर रहेगा इसमें हम इंडिफरेंस कंडीशन की बात करेंगे, जो कंज्यूमर की इंडिफरेंस कंडीशंस होंगी। इस इंडिफरेंस कंडीशन को बनाए रखने के लिए इस अध्याय में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे कि इंडिफरेंस के चक्र को तोड़ा जाए। जैसे प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस के साथ क्वालिटी, पैकेजिंग और ये जो अदर जितनी भी चीज़ें हैं वो नहीं होंगी। लेकिन आप देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर दो प्रोडक्ट होंगे और उन दोनों प्रोडक्ट की सिर्फ क्वांटिटी से उसको शो किया जाएगा। तो इसमें मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट एक्स और वाई होते हैं, दोनों सेम सेट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करते हैं। इससे कंज्यूमर इंडिफरेंस कंडीशन में होता है और इससे जो कर्व बनता है वो इंडिफरेंस कर्व होता है। इस की कुछ इंडिफरेंस की कुछ अजम्पशंस भी है, जैसे रैशनल बिहेवियर है, द कंज्यूमर इज़ अज्यूम टू बी इन रैशनल मैनर। एक उपभोक्ता एक विवेकशील उपभोक्ता है, बिहेव करता है
और उसका रैशनल बिहेवियर ये है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है अपने गिवन प्राइस इनकम सिनेरियो से। दूसरा है यूटिलिटी इज़ ऑर्डिनल, ये मानकर चला जाता है कि जो उपयोगिता होती है वो कार्डिनल ने होकर ऑर्डिनल होती है और उसे एक क्रम दिया जा सकता है और रैंक के साथ होती हैं। कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस, जैसे इसमें इन प्रेफरिंग गुड्स द कंज्यूमर इज अज्यूम टू हैव consistency. For example, a consumer prefer A to B and B to C. It means commodity A is ranked to be the best, or he will prefer A to C also. फोर्थ आपका है यूटिलिटी इज़ द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी, क्योंकि हम इसमें यूटिलिटी में हम क्वांटिटी की बात करेंगे। इसका एक हमने इक्वेशन भी दी है, U इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Q3। फिफ्थ है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर आप देखेंगे तो आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बताता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो एक कॉमोडिटी से दूसरी कॉमोडिटी को जिस रेट पर हम चेंज करते हैं, यानी सपोज़ करो हम दो प्रोडक्ट एक्स और वाई यूज़ कर रहे हैं, अगर हम एक्स के प्रोडक्ट को कम करते हैं तो उसकी जगह हम वाई को प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं, तो वो किस रेट से बढ़ा रहे हैं, दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल की। अगर आप इंडिफरेंस शेड्यूल देखेंगे तो यहाँ आपके पास प्रोडक्ट एक्स और वाई दो प्रोडक्ट है, इसमें कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं A B C D और E। यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको दिया हुआ है MRS XY इज इक्वल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। आप ए कॉम्बिनेशन देखेंगे जहाँ पर प्रोडक्ट यूनिट 1 की यूनिट दी है 20 और इसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0 पे नील है। लेकिन अगर आप बी की बात करते हैं तो बी प्रोडक्ट में जैसे एक्स को बढ़ाते हैं हम, तो हमें वाई के 5 यूनिट को कम करना पड़ेगा, जिससे हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम बना रहे।